आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है उसके एक और नए लेक्चर की। और संभवतः इस लेक्चर में देखिए हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है जो चैप्टर के बाद होती है। उसके 20 क्वेश्चन 2 वीडियो में मैंने आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं। और चैप्टर की पूरी थ्योरी, संपूर्ण टॉपिक, जितने भी उस चैप्टर में टॉपिक हो सकते हैं, मैंने आपको उन सब के वीडियो इस चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो उनका आप सीरियल से अध्ययन कर ही रहे होंगे। आज हम जो चैप्टर के अंदर प्रश्न, कुछ उदाहरण या क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्हें हम पाठ्य निहित प्रश्न के नाम से जानते हैं, उनको हम करने वाले हैं। उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमने चैप्टर के बाद वाली कर ली है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके जैसे ही ये क्वेश्चन है और ज़्यादा बड़ा वीडियो ये होने वाला भी नहीं है, क्योंकि कम ही क्वेश्चन है। तो आप देखिए, पहला पाठ्यनिहित प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। क्या प्रश्न है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? रिबन का मतलब यह पट्टी से है कि मैग्नीशियम की कोई पट्टी है, उसको आप अगर वायु में जलाना चाहते हैं तो उसको साफ क्यों करते हैं? उसको साफ इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, बहुत एक्टिव होती है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, ये सारी क्रियाशील धातुएं हैं। और हमने तो देखिए लोहे को भी देखा, लोहा भी जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, उस पर जंग लगने लगता है। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, और मैग्नीशियम क्रियाशील होने की वजह से क्या करती है, जो वायु में ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया कर ऑक्साइड बना लेती है। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने एक अभिक्रिया के माध्यम से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये मैग्नीशियम है और ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है और ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन देखिए हमने बहुत लिखी है तो आपको समझ में आती ही होंगी। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के बन जाने से, माने मैग्नीशियम धातु के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, फिर वो परत उसको जलने से रोकेगी, अर्थात मैग्नीशियम रिबन जल नहीं पाएगा। इसलिए देखिए लिखा है मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु है, मैंने उत्तर भी लिखा है। यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है, जो मैग्नीशियम धातु के ऊपर एक परत के रूप में जमा हो जाता है तथा मैग्नीशियम को अभिक्रिया करने से रोकता है। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, आयरन ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, ऐसे ही मैग्नीशियम की क्रियाशीलता ज्यादा होने की वजह से मैग्नीशियम धातु खुले में जब रखी है तो वहां वायु में ऑक्सीजन ही स्वाभाविक है, वो उससे क्रिया कर लेता है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर परत के रूप में जमा होता है, फिर उसे वो क्रिया करने से रोकता है। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले उसको साफ कर लेंगे, घिस वगैरह लेंगे, जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लिखा हुआ है पहले से ही, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपनी कॉपी पर नोट करते चलें और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं पहले भी। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 3 समीकरण आपको शाब्दिक रूप में लिखी हुई हैं, इनको हमें संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो आप पहला पार्ट देख रहे होंगे, पहला पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोजन होता है H2, क्लोरीन होता है Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं HCl। इसको आप संतुलित करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, 2 किया आपने, तो Cl 2 है तो 2 ही है, तो ये संतुलित भी हो गई है। बहुत आसान अब हो गया है। देखिए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम और क्लोराइड Cl लिख लो। Ba की संयुक्ता 2 होती है, Cl की 1 होती है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, आप Al लिखिए और सल्फेट SO4 को बोलते हैं। Al की होती है 3, वो SO4 के नीचे, SO4 की होती है 2, वो Al के नीचे। क्योंकि मैंने आपको इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था यौगिकों के सूत्र लिखना, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं बार बार, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कैसे सूत्र लिख रहा हूं मैं। एरो बेरियम सल्फेट है तो बेरियम Ba और सल्फेट SO4 को बोलते हैं। Ba की 2, SO4 की 2, 2:2 माने 1:1, तो दोनों के नीचे 1 ही लिखा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड माने Al और क्लोराइड Cl, Al की 3 Cl के नीचे और Cl की 1 वो Al के नीचे। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब देखते हैं संतुलित है क्या। बेरियम 1 है, Cl 2 ये हैं और वहां पर 3 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ देखिए Al 2 हो रहे हैं तो वहां 1 ही है, तो इसका पहले यहाँ 2 करते हैं। तो एल्यूमिनियम हो गए, Cl हो रहे हैं 6,
इधर हो रहे हैं 2, तो इसको एक काम करते हैं 3 लिखते हैं, 3 दूनी 6 सी। अब Ba 3 हो गए हैं तो इधर 3 कर लेते हैं। तो आप देखिए SO4 3 है तो 3 है। एक बार शुरू से देखते हैं, 3 Ba है बेरियम आने, Cl हो गए 3 दूनी 6, वहाँ हो गए 2 3 6। Al देखिए 2 है, वहाँ पर 2 है, SO4 3 है तो यहाँ पर 3 है। इस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई है। देखिए तीसरा पार्ट देखिए बहुत इजी है, सोडियम Na को बोलते हैं, जल हो गया H2O, एरो, ये बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड बोलते हैं OH को, Na की एक OH के नीचे, OH की एक Na के नीचे, ये रहेगा, और हाइड्रोजन होता है H2। अब इसको बैलेंस देख लेते हैं, Na 1 है, H यहाँ पर 2 है, वहाँ 3 हो रहे हैं, O 1 है, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर 2 करते हैं। अब ये हो गए हैं 4, ये 2 हैं तो यहाँ 2 कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 हो गए, अब सोडियम 2 है तो यहाँ 2 कर लेते हैं। तो सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 ये है और 2 ये है, 4, ऑक्सीजन 2 है, 2 है। इस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको शाब्दिक समीकरणों से संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको बेहतर से बेहतर जो हो सकता है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप इनको नोट करने के बाद रिवाइज जरूर करते रहें, रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर इनका कोई फायदा नहीं है कि वीडियो देखा और बस आपने सुना समझा और समझ में आ भी गया, लेकिन आप उसको रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तो वो आपको खुद से नहीं करनी आएंगी। इसलिए इसको आप कॉपी पर नोट करें और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो क्वेश्चन भी शायद समीकरणों को लिखने को लेकर ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हम केवल समीकरण को संतुलित करके लिख रहे थे, शब्द में लिखी हुई थी, इस बार भी वैसा ही, लेकिन इस बार हमने अभिकारक और उत्पादों की अवस्थाएं भी लिखनी है, माने वो ठोस है, द्रव है या गैस है, बस इतना है। तो देखिए पहली रिएक्शन है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फाइड के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो हम पहले रिएक्शन को लिखते हैं, फिर उनकी भौतिक अवस्थाओं की बात करते हैं। तो जल में बेरियम क्लोराइड, तो देखिए बेरियम क्लोराइड कैसे लिखा जाएगा, बेरियम माने Ba, क्लोराइड Cl, तो Ba की 2 होती है Cl के नीचे, Cl की 1 होती है यहाँ पर, प्लस सोडियम सल्फेट, तो Na लिखा और सल्फेट को हम बोलते हैं SO4, Na की 1 SO4 के नीचे और SO4 की 2 Na के नीचे, एरो क्या बन रहा है करके सोडियम क्लोराइड, तो Na और Cl, Na की 1 Cl के नीचे, Cl की 1 Na के नीचे, प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट हम बोलेंगे Ba और सल्फेट को बोलेंगे SO4, इसकी 2 1 अनुपात 1 एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तो BaSO4। अब आप देखिए इसको संतुलित कर लेते हैं, पहले 2 Cl है, उधर 1 ही है तो इसलिए 2 कर लेते हैं, Ba 1 है, Na 2 है, SO4 पूरा 1 है तो पूरा 1 है, तो संतुलित हो गई। अब इनकी अवस्था और लिखनी है, तो देखिए यहाँ पर साफ पता चल रहा है जल में बेरियम क्लोराइड, तो इसका मतलब ये तो एक्वस हुआ, जल में ये घुला हुआ है तो एक्वस विलयन अवस्था में, सोडियम सल्फेट भी वही है तो ये भी एक्वस, सोडियम क्लोराइड और अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड और ये भी सॉलिड। इसका मतलब ये है कि ये हमें सोडियम क्लोराइड का विलयन, अच्छा विलयन है देखिए, हाँ तो ये भी एक्वस, ये सॉलिड नहीं होगा एक्वस। तो यहीं से सब कुछ पता चल रहा है आपको, सोडियम क्लोराइड का विलयन मिल रहा है, इसका मतलब वो जलीय अवस्था में है, एक्वस स्टेट में है। और अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो अगर ये अघुलनशील बेरियम सल्फेट है और वैसे भी अवक्षेप है, तो अवक्षेप को मैंने कहा था वो पेस्ट जैसा ठोस होता है, तो ये इसलिए इसके सफिक्स में सॉलिड लिख देंगे। तो ये 2 अभिकारक एक्वस हैं और ये एक्वस है जबकि वो सॉलिड है। तो इस प्रकार से आपने संतुलित रासायनिक समीकरण उनकी अवस्था के रूप में लिख दिए। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए इसे NaOH, Na की 1 OH के नीचे, OH की 1 Na के नीचे का विलयन है तो एक्वस में पहले लिख देता हूँ जी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया कर, ये HCl से कर रहा है तो ये भी एक्वस, क्योंकि ये भी जलीय विलयन में है, एरो। सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहा है, तो विलयन है फिर से सोडियम क्लोराइड का, तो वो भी एक्वस। और जल, ये तो देखिए होता ही लिक्विड है तो L लिख दिया मैंने। बाकी बैलेंस कर लीजिए, Na 1 OH 1, ऐसे कर लीजिए O1 1, S2 है 1 ये रहा 2 है, Cl 1। तो इस प्रकार से देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण हमने अवस्था संकेतों का प्रयोग करते हुए लिख दी है। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पेज पर 3 क्वेश्चन थे, तीनों मैंने आपको करा दिए
और अच्छे क्वेश्चन है तीनों, इनको आप कॉपी पर नोट कर लें और इसको रिवाइज करते रहें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हो सकता है देखिए अगले पेज पर इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हो, लेकिन मैं सीरियल से कर दे रहा हूँ। बाकी तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी और मैं क्वेश्चन भी लिख ही दे रहा हूँ, कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। देखिए लिखा है किसी पदार्थ एक्स, कोई एक्स पदार्थ है, के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तब आपने उस पदार्थ एक्स का नाम और सूत्र बताना है, साथ में उस पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दीवारों पर सफेदी करना, उसमें किसी एक्स पदार्थ का उपयोग हो रहा है तो उसका नाम बताना है। तो ये मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था। तो पहला वाले पार्ट का आंसर होगा सफेदी करने के लिए जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं चूना, अर्थात बिना बुझा चूने का प्रयोग किया जाता है। तो पदार्थ एक्स का नाम बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, जिसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। वह इसका सूत्र क्या होता था, मैंने बताया था CaO। ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा चूना बोलते हैं। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। बात करें सेकंड पार्ट की, वो कह रहे हैं पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए इसकी। तो ये भी मैंने आपको लिखाई है चैप्टर में, जब पढ़ा रहा था मैं, पहले की वीडियो में आपको मिल जाएगा। CaO प्लस H2O, बिना बुझा चूना और जल। तो H2O देखिए HOH में रिएक्शन करता है, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो एक OH ये है और एक OH ये हो जा रहा है, तो Ca के पास 2 H हो जाएंगे, माने CaOH का होल ट्वाइस। इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये जल हो गया, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह इसको बोला जाता है चूने का पानी। और आपको ये भी पता होगा जब आप इसमें मिलाते हैं तो ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा निकलती है ऊष्मा के रूप में, वो पात्र तक गर्म हो जाता है जहाँ पर आप बिना बुझे चूने को पानी में घोलते हैं। फिर वो जो चूने का पानी आपको मिलता है, इसको आप दीवारों पर सफेदी करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो होता तो एक्चुअल में यही है। तो इसी की वजह से फिर चमक वगैरह भी आती है, वो सब मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर, अर्थात जो एक्स के विलयन का उपयोग, देखिए लिखा ना एक्स के विलयन, एक्स ये एक्स है कैल्शियम ऑक्साइड, इसके विलयन का उपयोग सफेदी करने में हो रहा है। तो वो कौन है पदार्थ एक्स, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी जल से क्रिया क्या हो गई, ये हो गई, और चूने का पानी इसमें बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, इसको भी आप नोट कर लें। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा क्वेश्चन है ये। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। तो आप देखिए, मैं इसको पहले समझा देता हूँ, फिर मैंने आपके लिए आंसर तो बोर्ड पे लिखा ही है। लोहे की कील का मतलब Fe। आपने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, जो CuSO4 होता है, वो नीले रंग का होता है एक्चुअल में। तो नीले रंग के उस कॉपर सल्फेट विलयन को आपने एक बीकर में लिया हुआ है और उसमें लोहे की कील आपने डाल दी है, और लगभग आपको 30 मिनट, आधा घंटा वो कील डालनी पड़ेगी। तब आप देखेंगे वो जो कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग का होता है, उसका रंग बदल जाता है। तो वो पूछ रहे हैं क्यों बदल जाता है। तो यहाँ मैंने एक अभिक्रिया लिखी है, तो आप देखिए क्या लिखा है। लोहे की कील माने Fe प्लस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होगा, क्योंकि कॉपर Cu सल्फेट SO4, Cu की 2, कॉपर की 2, सॉरी कॉपर की 2, SO4 की 2, 2:2 को 1:1, दोनों के नीचे एक लिखा है, तो कॉपर सल्फेट ये नीले रंग का होता है। Fe अब होता क्या है, देखिए Fe क्रियाशील होता है कॉपर से, तो Fe कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह आके लगा है FeSO4, और कॉपर बाहर। तो अब कॉपर सल्फेट विलयन किसमें चेंज हो गया है, फेरस सल्फेट में, जो कि कैसे रंग का होता है, हल्के हरे रंग का। तो नीले रंग से उसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का हरा, इसलिए रंग बदल जाता है। और हम इसे कैसी अभिक्रिया कह सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है, क्योंकि Fe ने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को हटा दिया है और खुद वहां लगकर आयरन सल्फेट मींस फेरस सल्फेट का निर्माण किया है, जो कि हल्के हरे रंग का है। इसलिए आप देखेंगे कॉपर सल्फेट नीले रंग से वो विलयन जो है अब हल्के हरे रंग का हो गया, क्योंकि अब वहां कॉपर सल्फेट है ही नहीं, अब कौन है वहां, फेरस सल्फेट है। यही मैंने आपके लिए उत्तर में लिखा हुआ है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तब विस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये हो रहा है विस्थापन, अर्थात लोहे की कील माने Fe कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट बना लेता है, जो कि हल्के हरे रंग का होता है। और यहाँ लिख देंगे आप, इसलिए कॉपर सल्फेट विलयन का रंग लोहे की कील डुबोने से बदल जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको
अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ऐसे मैंने आपको देखिए जब अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे इस चैप्टर में, तो विस्थापन अभिक्रिया आया था, तो वहाँ मैंने ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण दिखाए हैं, तो उनको भी आप तैयार कर लें। एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पहले कराए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित व अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो देखिए पहली अभिक्रिया इसमें आप ध्यान से देखें, ये सोडियम है, सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, माने इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये कैसा पदार्थ हुआ? उपचयित पदार्थ हुआ। तो हम लिख देंगे उपचयित पदार्थ Na, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसके बाद देखिए सभी के लोग देखिए, इसमें ऑक्सीजन है तो इधर देख रहे हैं H2 से रिएक्शन करने के बाद इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रही है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयित पदार्थ है। अपचयित पदार्थ लिख देंगे CO, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। भाई सीधी सी बात थी, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तब उसे अपचयन कहते हैं, तो इसलिए अपचयित पदार्थ हो गया। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है इसमें, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, माने उपचयन हो रहा है, इसलिए उपचयित पदार्थ है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पाठ्यनिहित प्रश्न जो थे वो करा दिए। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है कक्षा 10 विज्ञान में, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस लेक्चर पर आकर लास्ट हो जाता है। मैंने पूरे चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक छूटा है, तो आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, जिससे कि मैं आपके उन डाउट्स को या किसी छूटे हुए टॉपिक को पूरा करा सकूं। इसके बाद देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर लास्ट हो गया है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मैंने इस चैनल पर 10th साइंस स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में स्पेशली बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के विज्ञान में। वैसे तो किसी विषय में पूछे जाते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आते हैं। तो प्रत्येक चैप्टर से मैं आपको 20-25 इस टाइप से बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाने पर अब जब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण अर्थात चैप्टर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे। तब तक मैं देखिए बहुत विशेष रूप से बात कह रहा हूं, तब तक आप इस चैनल पर जो 10th की जो प्लेलिस्ट है, 10th साइंस की जो प्लेलिस्ट है, वहां से पहले वीडियो से अब इस लास्ट वीडियो तक अपनी कॉपी पर नोट्स ठीक से प्रिपेयर करके उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद जब अगला नेक्स्ट वीडियो बहुविकल्पीय प्रश्नों का आने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आपको वो सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर खुद से ही आते हों।